हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन जो कि हमारा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। दिस फार्मूला इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस फ्रॉम एट द स्फेरिकल सरफेसेस, राइट। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे स्फेरिकल सरफेस से होकर रिफ्रैक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इस रे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि O जो है हमारा एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है n1, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करेगा। तो सपोज हमारा जो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है उसके अंदर का जो मीडियम है वो है हमारा n2, ओके। और जो लाइट इंटर कर रहा है वो कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है, फ्रॉम n1 टू n2। साथ ही साथ हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू n1 इस केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर n2 ज़्यादा है n1 से तो हमें पता है कि जो बाहर वाला जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। और अंदर का जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, राइट। और साथ साथ में हमें एक और चीज़ पता है कि सपोज यहाँ हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर कैलकुलेट पता करना है कि कहाँ पे बन रहा है, तो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितने रेज चाहिए, मिनिमम हमें 2 रेज चाहिए। जहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, इमेज कंसिडर करेंगे। ये तो हमने मिरर के केस में भी पढ़ा था। अब हम यहाँ पे दो जो रे है वो कौन कौन से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो रे होगा वो होगा द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक रे बना लेंगे जो कि सबसे सिंपल होगा, ठीक है। अब दूसरा जो रे बनाएंगे वो बनाएंगे सपोज ओ से कोई रे निकल रहा है जो पॉइंट एम में, इस स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट एम में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि इसका पाथ किधर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, क्योंकि हमेशा नॉर्मल के हिसाब से लाइट की बेंडिंग होती है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि नॉर्मल रेयरर मीडियम n1 है और n2 हमारा डेंसर मीडियम है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन हमें सबसे पहले नॉर्मल तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल है किधर। तो हमें पता है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, उसके सेंटर से आउटर एज बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एम पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम इस स्फेयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट को जहाँ पे हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज द नॉर्मल टू दिस स्फेरिकल सरफेस एंड दिस नॉर्मल इज एट पॉइंट एम एंड द नेम ऑफ दिस नॉर्मल इज NC, राइट। तो सपोज यहाँ पे ये जो राइट इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, OM, वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, सपोज हमने कंसीडर किया कि θ1 एंगल बना रहा है जो कि हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, जब ये यहाँ पे बेंड किया तो ये हमारा थीटा एंगल बनाया जो कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा, ओके। अब वो थीटा एंगल बनाते हैं वो सपोज किसी पॉइंट पे मीट किया जो पहले से हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से जो रे जा रहा था उसके साथ वो क्रॉस किया। तो जहाँ पे भी मीट करेगा वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इमेज कितना डिस्टेंस पे होगा इस ऑब्जेक्ट से या फिर पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा और क्या रिलेशन होगा n1 n2 u v r का आपस में क्या रिलेशन होगा। आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा एंगल बना रहा है इस इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। θ1 θ2 के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बीटा है, ये जो बीटा है यहाँ पे ये किसके किसके बीच में एंगल है,
इस नॉर्मल के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये हमारा बीटा एंगल बन रहा है। और जो गामा एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या क्या है। यहाँ से हमने कंसिडर किया P से O के बीच में जो डिस्टेंस है वो U है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही होता है पोल से, जो पोल से डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो V होगा। वो कहाँ से मेजर करेंगे, इस पोल से उस पॉइंट तक जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये जो हमारा R है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अब यहाँ पे एक और अजम्पशन हम कंसिडर कर रहे हैं, एक और चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, वो बहुत ही, इसका जो कर्वेचर है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही लार्ज है। तो अगर इसका कर्वेचर बहुत लार्ज हुआ, ठीक है, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट कर्व वाला पॉइंट है ना, ये जो कर्व वाला पॉइंट है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, उस बहुत बड़े सर्कल में से हम एक आर्क को निकाल लेते हैं, तो हम उससे हम क्या कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली उस आर्क को एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही कोशिश किया करने की, ये जो हमारा आर्क MP है उसको हम स्ट्रेट लाइन MP डैश मान सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझो, ये चीज़ हमने मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन में भी यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंसेस कैसे कैसे, उसका साइन क्या लेते हैं डिस्टेंस का, ओके। जब हम P से लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो हम नेगेटिव, उस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, मतलब कि यहाँ पे U को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब इस पोल से राइट की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस लेके, जैसे कि हमारा R हो गया, V हो गया, इन सबको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ओके। और क्या होगा, जो ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस होगा वो नेगेटिव होगा, और नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज हम कोई एक ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, OMC कंसिडर करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल OMC। तो हम ट्रायंगल OMC में क्या हम क्या क्या देखते हैं, OMC का है हमारा, यहाँ पे OM और C। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज यहाँ पे θ1 है, ठीक है। हमने मैथ्स में पढ़ा था कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट। अब यहाँ पे देखो, आप वो फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ से हम इस साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इस साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल बनेगा θ1। उसके अपोजिट में दो कौन से इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, अल्फा और बीटा। मतलब कि ये हुआ कि θ1 किसके बराबर हुआ, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हुआ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया कि एंगल OMC में क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम एंगल CMI कंसिडर करते हैं। एंगल CMI किधर है वो पहले चेक करते हैं, अभी CMI। अब यहाँ पे भी सेम एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बीटा एक्सटीरियर एंगल है और इनके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन सा है, θ2 और गामा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू θ2 प्लस gamma, that will be our second equation, beta is equals to θ2 plus gamma. But we have to calculate the θ1 and θ2. So in order to calculate the θ2 from this equation, we will write θ2 is equals to beta minus gamma. Okay, got it. Now we will find out the tan of alpha, beta and gamma. First of all, we have calculated θ1 and θ2. Now we will calculate alpha, beta and gamma. So where is the alpha here? So you can see this alpha is in the triangle, right angle triangle OMP. Okay, OMP dash. So we can use trigonometric relation to get the
value of alpha. So what is the tan alpha of this angle? That will be the perpendicular by base. So what is perpendicular here? This is MP dash upon OP. OP dash, like P and P dash are approximately the same point because this is a large curvature. Okay, so we can write MP dash upon OP dash, right? Any problem? So what is MP here? This MP is H and this P dash O is our U. But is it a positive? No. We are taking the U in the negative direction. Okay, from right to left. So we will take it as a negative. And okay, so that will be tan alpha will be H by minus U. Now we will calculate tan beta. So where is beta? This is the beta, and we will try to find out in which triangle this beta is lying and in which right angle triangle this beta is lying. So we know so through geometry, this beta lies in the triangle MCP. Okay, this is a right angle triangle, and we can apply the trigonometric relation in this triangle to find out the tan of beta. So what will be the tan of beta here? Tan of beta will be simply the perpendicular by the base. Okay, so what is the perpendicular here? H upon PC dash. And what is the P dash C? P dash C is our R. So we will have tan beta is equals to H upon R. Okay. Similarly, we will find gamma. So let us find out where is this gamma, in which triangle is it in. So this gamma is in triangle MP dash I. Got it? This is MP dash I. So if we apply the trigonometry relation in this triangle, so we will have tan gamma is equals to H upon P dash I. And what is P dash I? This is the image distance, that is V. Okay, so we have these three relation of tan alpha, tan beta and tan gamma. So we have calculated this, but now take a point, consider the Snell's law here. Okay, what is the Snell's law says? That whenever there is the ratio of sine of angle of incidence is to the sine of angle of refraction is constant, right? That is, we can write this relation n1 sine theta 1 is equals to n2 sine theta 2, where n1 is the refractive index of medium 1 where the object is lying, and n2 is the refractive index of medium 2 where the image is forming, right? So that is our Snell's law. So whatever, if suppose theta 1 and theta 2 is very, very small. Why is it small? Because we are putting this object very close to this refracting surface, and if we put this object very close to the refractive index, then theta 1 and theta 2 is very, very small. Okay, they are very, very small, and you know when the theta is very, very small, then we can take sine theta as theta, right? We can take sine theta as theta, or sine theta 1 as theta 1 and sine theta 2 as theta 2 in the condition when theta 1 and theta 2 are very, very small. Got it? Now we can write this Snell's law as n1 theta 1 is equals to n2 theta 2. Got it? Now we already know that the theta 1 we have already calculated the value of theta 1 and theta 2. So we'll substitute this value over here. So what will be the value of theta 1? That is alpha plus beta. And what is the value of theta 2 here? This is beta minus gamma. Okay, so we can write n1 into alpha plus beta is equals to, this will be n2 into beta minus gamma. Okay, so I hope you are understanding till now. So we also have alpha, beta and gamma is also very, very small. Okay, these angles are very, very small. So again we can take if alpha, beta and gamma are very, very small, then we can write tan alpha as alpha, tan beta as beta and tan gamma as gamma. This is the similar method through which we have write sine theta as theta. So why? Because theta is very, very small, so we can write it sine theta is theta. And here the alpha and beta and gamma is very, very small, so we can write tan alpha as alpha, tan beta as beta and tan gamma as
gamma. Okay, so here we have tan alpha. So this is the situation that we were talking about. Now we can say we will substitute this value of alpha, beta and gamma. So when we substitute it in this equation, we will substitute the value of these alpha, beta and gamma. So what will be alpha from this equation? That will be h by minus u. Okay, that will be h by minus u. And what will be the value of beta? That will be h upon r. You can see we have already calculated h upon r. This is h upon r. And what will be the gamma here? H upon v. So we have substituted the value of alpha, beta and gamma in this equation. Okay, so after substituting the value, we will find out that this h is common on both sides. If we take out the h common from this side and h common from this side, then they will get cancelled out, and we will get, in the next step we will get n1 into 1 by r1 minus 1 by u is equals to n2 into 1 by r minus 1 by v. So we have rearranged this term in this next step. We have written 1 by r and then we have written minus 1 upon u. Okay, so now we can write, we will rearrange this formula. We will rearrange these equations. Okay, so we can write it like n1 upon r minus n1 upon u is equals to n2 upon r minus n2 upon v. So we will take the n1 terms on the left side and n2 in the right hand side. Like we are multiplying n1 with these two terms and n2 with these two terms. So now we will after rearranging these equations, we will get n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. Okay, so when we have a spherical surfaces, and we want to find out the image distance, like where will be the image formed by the object, we can simply apply this formula. Okay, you can simply apply this formula, n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. Okay, so now let us discuss how the radius of curvature will affect this formula. So if r increases, then this value will decrease. Okay, so this is the formula that we have to derive today. So I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe this and please like it. So thank you for today. Goodbye and have a nice day.